ब्रेंड शाहसवार। शहर के सबसे महंगे इलाके में स्थित वह आलीशान बंगला, जिसके लॉन में लगी रोशनियां रात के अंधेरे को मात दे रही थी। घर के अंदर की साज सज्जा ही उसकी दौलत और नफासत का परिचय दे रही थी। आलीशान सोफे, बेशकीमती कालीन और दीवारों पर टंगी महंगी पेंटिंग्स इस बात की गवाही दे रही थी कि यह किसी बड़े बिजनेस टाइकून का घर है। शाहसवार अपने कमरे में स्टडी टेबल पर झुका बैठा था। उसके सामने कानून और इतिहास की मोटी मोटी किताबें खुली हुई थी। वह पूरी तरह पढ़ाई में डूबा हुआ था कि तभी अचानक दरवाजा खुला। उसके पिता शेख ताहिर, जो शहर के जाने माने बिजनेस टाइकून थे, सूट पहने कमरे में दाखिल हुए। वे एक शादी में जाने के लिए तैयार थे और अपनी कलाई पर महंगी घड़ी बांध रहे थे। उनके पीछे शाहसवार की छोटी बहन इशाल और उसकी मां जुलेखा भी थी, जो रेशमी लिबास में अपनी वास्तविक उम्र से लगभग 10 साल छोटी लग रही थी। शेख ताहिर, शाहसवार: बेटा, आज हम सब एक फैमिली फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं। तुमने अभी तक तैयारी नहीं की? शाहसवार ने अपना चश्मा उतारकर मेज पर रखा और विनम्रता से जवाब दिया। शाहसवार: पापा, मुझे बस यह एक चैप्टर पूरा करना है। न्याय और कानून की बारीकियां इतनी दिलचस्प है कि समय का पता ही नहीं चलता। उसकी मां उसके पास आई और प्यार से उसके बाल ठीक करते हुए बोली, जुलेखा, बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। सारा दिन इन सूखी किताबों में खोए रहोगे तो दुनियादारी कब सीखोगे? चलो, आज हमारे साथ चलो। वहां बहुत से पढ़े लिखे और प्रभावशाली लोग आएंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा। शेख ताहिर ने पास रखी कुर्सी खींची और शाहसवार के सामने बैठ गए। शेख ताहिर: देखो शाह, मैं तुम्हारी इस लगन की बहुत कद्र करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कानूनी समझ का इस्तेमाल हमारे फैमिली बिजनेस में करो। एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए कानून की अच्छी समझ होना बेहद जरूरी है। शाहसवार ने गहरी सांस ली और अपने पिता की आंखों में देखते हुए बेहद शालीनता से कहा, शाहसवार, पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिजनेस के लिए कानूनी दांव पेच समझना जरूरी है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि मुझे कानून सिर्फ किताबों में पढ़ने या बिजनेस बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे लागू करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में कानून का राज उतना ही मजबूत हो जितना आपके बिजनेस का अनुशासन है। पिता कुछ क्षण तक चुपचाप अपने बेटे को देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। शेख ताहिर, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, शाहसवार। एक पिता होने के नाते मैं यही चाहूंगा कि तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा समाज की भलाई के बारे में सोचता है। खैर, आज की रात तो हम तुम्हें इन किताबों से नहीं छुड़ा सकते, लेकिन याद रखना, कानून सिर्फ पढ़ने से नहीं, उसे जीने से समझ में आता है। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली। उसे खोलने पर उसके अंदर चांदी की जंजीर में पिरोया हुआ एक प्राचीन डिजाइन का लॉकेट दिखाई दिया, जिसकी आकृति एक छोटी सी चाबी जैसी थी। शाहसवार ने हैरानी से उसे उठाया। शाहसवार, पापा, यह क्या है? पिता ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। शेख ताहिर, बेटा, यह सिर्फ एक लॉकेट नहीं है, यह एक चाबी है। ऐसी विरासत की चाबी जो तुम्हारे दादाजी ने मुझे सौंपी थी। शाहसवार ने उलझन से पूछा। शाहसवार, लेकिन इसका यहाँ क्या काम? शेख ताहिर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और धीमी आवाज में बोले। शेख ताहिर, शाहसवार, जिंदगी हमेशा किताबों की तरह सीधी नहीं होती। कभी कभी इंसान ऐसी बंद गलियों में पहुंच जाता है
जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उस वक्त यह चाबी तुम्हारे काम आएगी। जब तुम्हें लगे कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब यही तुम्हारी राह दिखाएगी। इसे हमेशा अपने पास रखना। शाह सवार ने उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। जुलेखा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर वे तीनों कमरे से बाहर चले गए। स्पीड अहमद। अहमद एक ऐसे परिवार से था जहां सभी उससे बेहद प्यार करते थे, लेकिन उसकी बेबाकी उन्हें अक्सर चिंता में डाल देती थी। घर के सभी लोग उसे प्यार से बिगड़ा हुआ लाडला कहते थे। हालांकि उसका दिल बिल्कुल साफ था। उसके पिता पुलिस में इंस्पेक्टर थे और वह उनकी इकलौती संतान था। उसे हेवी बाइक चलाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिता अपनी सरकारी तनख्वाह में उसकी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके मित्र शेख ताहिर ने अहमद को एक महंगी हेवी बाइक उपहार में दी थी। शेख ताहिर अक्सर चाहते थे कि उनका अपना बेटा भी ऐसी फरमाइशें करे, लेकिन शाह सवार को पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी ही नहीं थी। शहर का सबसे महंगा मैरिज हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की खुशबू और महंगे परफ्यूम की महक पूरे माहौल में घुली हुई थी। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे। शेख ताहिर अपने परिवार के साथ एक मेज पर बैठे हुए थे। बाहर सुरक्षा का ऐसा घेरा था मानो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आने वाला हो। होटल के मुख्य द्वार से लेकर हॉल के भीतर तक काले सूट पहने सुरक्षा गार्ड तैनात थे। अचानक बाहर गाड़ियों के हूटर और सायरन गूंज उठे। 5 काली चमचमाती बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर का काफिला पोर्च में आकर रुका। एक गाड़ी का दरवाजा खुला और एहतिशाम अंसारी बाहर उतरा। सफेद, कड़क इस्त्री किया हुआ शलवार कमीज, गहरे रंग की रेशमी वास्कट, हाथ में तस्बीह और आंखों पर महंगे सनग्लासेस। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांत मुस्कान थी जो किसी भी साधारण इंसान को अपना प्रशंसक बना सकती थी। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ, ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। लोग अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। वह किसी बादशाह की तरह हाथ हिलाकर सलाम का जवाब देता हुआ अपनी विशेष वीआईपी टेबल की ओर बढ़ा, जहां शाह सवार के पिता और शहर के अन्य गणमान्य लोग पहले से बैठे हुए थे। एहतिशाम अंसारी अपनी कुर्सी पर बैठा और पास खड़े एक वेटर को इशारे से बुलाया। कांपता हुआ वेटर उसके पास पहुंचा। अंसारी ने अपनी घड़ी की ओर देखा और बर्फ जैसी ठंडी, धीमी आवाज में कहा, आज हॉल में घुटन कुछ ज्यादा है। ठीक 15 सेकंड के भीतर मेरे गिलास में पानी होना चाहिए। वेटर ने घबराकर सिर हिलाया और दौड़ पड़ा। अंसारी ने मेज पर बैठे शेख ताहिर से हाथ मिलाया। इसी बीच वेटर वापस आया। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने गिलास में पानी डालना शुरू किया, अंसारी ने फिर अपनी घड़ी देखी। 17 सेकंड। उसने वेटर की आंखों में देखते हुए कहा। वेटर के हाथ से जग लगभग छूट ही गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। अंसारी ने पानी का एक घूंट लिया, फिर अपने सुरक्षा प्रमुख नवीद को इशारा किया। वेटर को हॉल के पिछले हिस्से में ले जाया गया, जहां मीडिया की नजरों से दूर एक खामोश मौत उसका इंतजार कर रही थी। एहतिशाम अंसारी के लिए समय की पाबंदी और उसके आदेशों का पालन सबसे बड़ा नियम था, और गलती की सजा केवल मौत थी। हॉल के एक चमकदार कोने में कैमरे की लाइटें जल उठीं। आयशा नवाज, जो अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए मशहूर थी, हाथ में माइक्रोफोन लिए खड़ी थी। उसकी तेज नजरें एहतिशाम अंसारी की हर गतिविधि पर टिकी हुई थी। कैमरे की ओर देखते हुए उसने कहा, दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है वह शख्सियत जिन्हें लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं।
एहतिशाम अंसारी साहब, जिनके चैरिटेबल संस्थान हजारों परिवारों के चूल्हे जलाते हैं। फिर उसने माइक्रोफोन अंसारी की ओर बढ़ा दिया। आयशा, अंसारी साहब, सुना है आपकी दरियादिली की कोई सीमा नहीं है। क्या यह सच है कि आप अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा बिना किसी प्रचार के समाज सेवा में खर्च कर देते हैं? एहतिशाम अंसारी ने अत्यंत विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया। एहतिशाम अंसारी, बीबी, नेकी वही होती है जिसे दायां हाथ करे तो बाएं हाथ को भी खबर न हो। मैं तो बस एक छोटा सा खादिम हूँ। अल्लाह ने जो कुछ दिया है वह उसी की मखलूक का है। मजबूर और बेसहारा लोगों के लिए मेरे दिल में जो दर्द है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसकी बातों में इतना असर था कि सुनने वाला उसे किसी फकीर या संत से कम नहीं समझता। आयशा मुस्कुराई और इंटरव्यू समाप्त करने लगी। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। आप जैसे लोग वास्तव में समाज की अमूल्य धरोहर हैं। जैसे ही कैमरामैन ने कट का इशारा किया और लाइटें धीमी हुईं, एहतिशाम अंसारी के चेहरे पर मौजूद विनम्रता पल भर में बदल गई। उसने नजरें झुकाने के बजाय सीधे आयशा की आंखों में देखा, एक ऐसी नजर जो आर पार उतर जाने वाली थी। धीमी और गहरी आवाज में वह बोला, आपकी रिपोर्टिंग में बहुत दम है, आयशा बीबी। लेकिन सच कहूं तो आपकी इन आंखों की चमक के सामने कैमरों की सारी रोशनी फीकी लगती है। ऐसी खूबसूरती खुदा का खास इनाम होती है। इसे संभाल कर रखिएगा।